हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड, कुछ भी कह लीजिए। इस आईपीओ को लेकर जितने भी आपके सवाल हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग शेयर होल्डर कैटेगरी, शेयर होल्डर कोटा में बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करना है कि हमारे जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो बढ़ जाए, शेयर होल्डर कोटा किस किस शेयर्स पे मिला है, राइट, वो भी हम समझेंगे। यानी जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको दोस्तों इस वीडियो में आंसर मिल जाएंगे। ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी रहेगी अलॉटमेंट आने की। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे। एंड क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अब बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, मतलब बहुत सारे एसबीआई म्यूचुअल फंड के बाद बहुत सारे आईपीओ आपको और आते हुए देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े साइज़ के आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे। तो उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो बस आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये तो बताइए कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ 14 से 16 के बीच में ओपन होगा। 574 का इसका प्राइस बैंड है, पूरा का पूरा ओएफएस है। सबसे पहला दोस्तों जो बदलाव यहाँ पे आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है वो याद रखिएगा आईपीओ की साइज रिगार्डिंग है। पहले दोस्तों ये आईपीओ आपको 11,000 करोड़ से ऊपर का दिख रहा था, राइट। अब अगर आप आईपीओ का साइज देखेंगे तो वो दिख रहा है 9,813 करोड़ का। क्यों? 1800 करोड़ रुपए कंपनी ने, 1880 करोड़ आई थिंक जो है वो कंपनी दोस्तों अभी रेस कर ली है। किससे? प्री आईपीओ में। प्री आईपीओ में अगर कंपनी रेस करती है तो ये बात ध्यान रखिएगा, वो जो पोर्शन होता है वो कंपनी के आईपीओ प्राइस, आईपीओ साइज से आपको कम कर दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों अब ये जो आईपीओ बचा है ये 9,813 करोड़ का बचा है, ना कि जो पहले इसका 11,500 करोड़ से ऊपर का साइज था। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि चेंज हो चुका है आईपीओ का साइज। तो कैलकुलेशन भी अब उस हिसाब से आपको बिठानी पड़ेगी। अब जैसे मैंने कहा कैलकुलेशन उस हिसाब से, तो क्या अब 9,813 करोड़ का 35% रिटेल के हिस्से में आएगा? बिल्कुल सही। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि 9,813 करोड़ का भी पूरा 35% नहीं मिलने वाला है आपको, अगर आप रिटेल हैं। मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज इस बात का ध्यान रखिए, इस आईपीओ में 5 कैटेगरीज है, ठीक है। 5 कौन कौन सी कैटेगरीज है? एक तो दोस्तों क्यूआईबी हो गई, एक एचएनआई हो गई, एक रिटेल हो गई, ठीक है। इसके अलावा 2 और कैटेगरीज कौन कौन सी है? एक तो दोस्तों है शेयर होल्डर कोटा, बिल्कुल शेयर होल्डर कोटा वाली कैटेगरी, और एक और है एम्प्लॉय पोर्शन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों शेयर होल्डर कोटा वालों के लिए, जो एक बहुत पॉजिटिव बात है कि कंपनी ने कहा था शेयर होल्डर कोटा वालों के लिए, जब 11,000 करोड़ से ऊपर का ये इशू था, कि आपको 6.41% ऑफ द आईपीओ मिलेगा, जो लगभग 750 करोड़ बैठ रहा था। ये कंपनी ने साफ कर दिया कि शेयर होल्डर कोटा की वैल्यू वैसे की वैसी ही रहेगी। तो शेयर होल्डर वालों के लिए 750 करोड़ जो रिजर्व थे वो 750 करोड़ ही रहेंगे, और एम्प्लॉय के लिए भी याद रखिएगा जितना रिजर्व था उतना ही रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो उनको काट के मोटा मोटी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 9,000 करोड़ के आसपास बचता है। तो 9,000 करोड़ का 35% रिटेल के हिस्से में जाएगा, 9,000 करोड़ का 15% एचएनआई के हिस्से में जाएगा, और 9,000 करोड़ का 50% क्यूआईबी के हिस्से में जाएगा। इस तरीके से याद रखिएगा कैलकुलेशन जो है वो होती हुई देखने को मिलती है। अब इस पर और बात करेंगे, लेकिन अब सबसे दोस्तों यहाँ पे चर्चा करते हैं कि शेयर होल्डर कोटा को लेकर जो भी डाउट है वो आपके मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर होल्डर कोटा में वो लोग एलिजिबल है जिनके पास एसबीआई, इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आपके पास शेयर था 7 जुलाई को, वो रिकॉर्ड डेट आप कह सकते हैं एक तरीके से हो गई, एक्स डेट हो गई। मतलब अगर किसी के पास था तो वो दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल हो गया किसके लिए? इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए। अब किसी ने अगर 8 जुलाई को भी लिया होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने फाइल की अपनी आरएचपी ऑन 8th, तो 8 से पहले पहले, 8 तारीख से पहले पहले जिसने भी खरीद लिया वो लोग एलिजिबल हो गए शेयर होल्डर कोटा के अंदर। तो होपफुली ये डाउट क्लियर हो चुका है आपका। इसके अलावा एसबीआई के अलावा और कोई भी शेयर नहीं चलेगा, ना एसबीआई कार्ड चलेगा, ना एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस चलेगा, ना एसबीआई म्यूचुअल फंड की अगर आपके पास यूनिट्स है तब भी याद रखिएगा आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। शेयर होल्डर कैटेगरी में दोस्तों एलिजिबिलिटी होती है शेयर के ऊपर, ना कि कोई यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। कोई ये कहता है कि मेरे पास तो म्यूचुअल फंड में तो मैंने एसबीआई, मेरी जो म्यूचुअल फंड है वो एसबीआई के शेयर लेता है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? अरे नहीं हो। आपको खुद को लेना चाहिए एसबीआई का शेयर। कितने शेयर होने चाहिए? एक भी चलेगा। अगर आपके पास एक शेयर भी है तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई 100 वाला एलिजिबल है या फिर 10 वाला एलिजिबल है। एक शेयर आपको चाहिए होता है एलिजिबिलिटी के लिए। अगर एक भी होगा तो याद रखिएगा आप एलिजिबल रहेंगे। तो होपफुली ये डाउट क्लियर हो चुका है आपका कि यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। अब आते हैं कि दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी में हम चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर कोई भी अप्लाई कर रहा है तो 2 लाख से कम अप्लाई करें। मतलब मैक्सिमम भी आप अप्लाई करेंगे तो वो 2 लाख से नीचे होना चाहिए, ठीक है। कितना अप्लाई कर सकते हैं?
इस बात का हाँ एक और बात ध्यान रख लीजिए कि शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर्स। ये छोड़ दीजिए कि मेरे पास 10 शेयर तो क्या मुझे उस प्रपोर्शन में शेयर मिलेगा, नहीं। ये बात ध्यान रखिए। जैसे कि शेयर होल्डर कैटेगरी में होगा क्या, जो आपको अप्लाई करना होगा कि इस आईपीओ में दोस्तों लगभग 13 लॉट जो है वो आपको रिटेल में आप लगा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। यानी शेयर होल्डर के कैटेगरी के अंदर भी आप मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों, शेयर होल्डर कैटेगरी में होता है अलॉटमेंट इन प्रपोर्शन बेसिस। तो प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि जिसने 13 लॉट लगाए हैं, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी हायर होगी अलॉटमेंट आने में जिसने 1 लॉट लगाया या फिर 12 लॉट लगाए। मतलब आप समझिए कि अगर आपकी पॉसिबिलिटी आपको बढ़ानी है शेयर होल्डर कोटा के अंदर ज़्यादा अलॉटमेंट की या फिर अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज करने हैं, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम अप्लाई करना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम लॉट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, 13 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। अब मान लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी जो है वो 13 गुना सब्सक्राइब हो गई, फॉर एग्जाम्पल 13 टाइम सब्सक्राइब हो गई और मैंने भी अप्लाई कर दिए 13 लॉट। तो इसका मतलब दोस्तों ये कि आपका 1 लॉट पक्का हो गया, या फिर मान लीजिए 12 गुना हो गया या 10 गुना हो गया, तो 1 लॉट तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। अब जो बचता है, जैसे कि मान लेते हैं 10 टाइम सब्सक्राइब हुआ शेयर होल्डर कैटेगरी, यानी शेयर होल्डर के अंदर 7,500 करोड़ रुपए आ गए और मैंने अप्लाई कर दिया था 13 लॉट के लिए। तो इसका मतलब पहली बात तो एक बात ध्यान रखिए, आपको 1 लॉट तो कन्फर्म है, ठीक है। 1 लॉट का मतलब क्या कि 26 शेयर तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। अब उसके ऊपर याद रखिएगा जो भी शेयर है वो आपको प्रपोर्शन में मिल जाएंगे। प्रपोर्शन का मतलब क्या है? प्रपोर्शन का मतलब ये कि दोस्तों जो भी बचेंगे शेयर, उसके बाद जो भी होगा वो प्रपोर्शन में एक अमाउंट निकलेगा एक शेयर का, वो आपको दोस्तों याद रखिएगा दे दिया जाएगा। यानी इस तरीके से अलॉटमेंट जो है वो दोस्तों बेसिकली होता है। तो यानी दोस्तों इस बात को आपको समझना होगा कि अगर आपको 1 लॉट पक्का चाहिए, अगर अंडर सब्सक्राइब नहीं मतलब 13 गुना से कम अगर सब्सक्राइब होती है शेयर होल्डर कैटेगरी, तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको 1 लॉट कंफर्म मिल जाएगा। मतलब अगर 12 टाइम से सब्सक्राइब हुई शेयर होल्डर कैटेगरी और आपने अप्लाई कर रखा है फॉर 13 लॉट्स, तो फिर आपको पक्का मिलेगा। अब ये अगर आपका क्वेश्चन है कि मेरे पास तो सर 1 लॉट लगाने का पैसा है, तो 1 लॉट लगा दीजिए। फिर ये बात ध्यान रखिए, अलॉटमेंट उसी तरीके से लॉटरी बेसिस पे होगा, ठीक है। लॉटरी बेसिस पे कैसे होता था, जैसे हम दोस्तों रिटेल में अप्लाई करते हैं कि 20 गुना सब्सक्राइब हो गया, अब मैंने तो 1 लगाया तो मेरा 20 में से 1 का चांस है, उसी तरीके से याद रखिएगा फिर अलॉटमेंट मिलता है, क्योंकि उसके बाद वो लॉटरी हो गया। अब 13 का मान लीजिए अगर 13 गुना ना होकर करीबन 20 गुना हो जाता है और मैंने 13 लॉट अप्लाई कर दिया है, तो फिर भी याद रखिएगा आपका अलॉटमेंट पक्का नहीं है। फिर पक्का नहीं है क्यों? बिकॉज 20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, आपने तो अप्लाई 13 ही किया है, अब 13 ही आप मैक्स कर सकते थे, इससे ऊपर तो हम जा नहीं सकते। तो इस बात का ध्यान रखिए, फिर अलॉटमेंट जो मिलेगा वो लॉटरी बेसिस पे मिल जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों प्रपोर्शन के बाहर निकल गया तो फिर लॉटरी हो जाता है, बट उसके अगर अंडर रहा तो फिर अलॉटमेंट आपको पक्का मिलता है। ये आपको होपफुली समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर आप शेयर होल्डर के साथ साथ एक और कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहे वो रिटेल हो चाहे वो एचएनआई हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर शेयर होल्डर के साथ साथ आपके पास रिटेल कैटेगरी भी रहेगी। अब ये बात ध्यान रखिए, रिटेल के अंदर अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस पे मिलेगा। मतलब अगर रिटेल कैटेगरी मानते हैं कि 5 गुना सब्सक्राइब होती है तो फिर 5 में से 1 का अलॉटमेंट आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 लॉट लगा दें, यहाँ पर आप सोचें कि मुझे तो 1 अलॉटमेंट पक्का आना चाहिए, या फिर 10 लॉट लगा दें कि मुझे तो अलॉटमेंट पक्का आना चाहिए। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पर तो लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट मिलता है, तो वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। शेयर होल्डर के अंदर अलॉटमेंट प्रपोर्शनेट पे मिलता है, इसीलिए यहाँ पर ये एक डिफरेंस है जो दोस्तों फ़ायदा आप उठा सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा, इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पर फ़ायदा है। तो जैसे मैंने कहा, अगर यहाँ पर चांसेस आपको बढ़ाने अलॉटमेंट के, तो कैसे अप्लाई करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए आपको कि अलॉटमेंट कहाँ मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। शेयर होल्डर कैटेगरी की तो हमने दोस्तों चर्चा कर ही लिया। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि रिटेल और एचएनआई के अंदर पॉसिबिलिटी क्या रहती है। देखिए, रिटेल कैटेगरी जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा रखती है इस आईपीओ के अंदर, ठीक है। 35%, या आप मान के चलिए रिटेल जो है वो इस आईपीओ में हिस्सा है, 35% का हिस्सा है। अगर हम 35% निकालते भी है तो 35% का मतलब दोस्तों ये है कि रिटेल के पास लगभग 3,000 करोड़ तक के शेयर जाएंगे। तो अगर रिटेल कैटेगरी के अंदर हम मानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके सब्सक्रिप्शन आ रहा है, राइट, 5-6 करोड़ रुपए आते हैं, मेरे हिसाब से दोस्तों ये आईपीओ थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा वाला है, तो इस आईपीओ के अंदर आपको 8-9 करोड़ रुपए आते हुए दिख सकते हैं। तब भी याद रखिएगा, जो अलॉटमेंट मिलेगा वो 3 में से 1 में मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 1 में पॉसिबिलिटी आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, राइट। तो 3 में से 1 अलॉटमेंट मिलेगा। तो रिटेल हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इस आईपीओ के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस वाली कैटेगरी बनेगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट बनने की संभावना है। फिर दोस्तों होगी बिग एचएनआई कैटेगरी। अब बिग एचएनआई कैटेगरी के पास भी अगर आप देखेंगे हिस्सा कितना है, करीबन यहाँ पर 10% के आसपास का। मतलब 10% का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर रिटेल, मतलब ये जो पूरा आईपीओ है उसका टोटल नंबर ऑफ 15% जो है वो दिया गया है किसको,
बिग एच एन आई कैटेगरी को दिया गया है कितना 10%, स्मॉल एच एन आई को दिया जाता है 5%, यानी बिग एच एन आई को अगर हम माने तो लगभग 900 करोड़ के आसपास मिलेगा। अब बिग एच एन आई के अंदर दोस्तों होता क्या, अलॉटमेंट, ये बात ध्यान रखिए, आप अप्लाई करते हैं 10 लाख रुपए के लिए, 10 लाख रुपए तक के आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 10 लाख रुपए आपने लगा दिए। अलॉटमेंट तो आपको पता ही, आपको 2 लाख से कुछ ज़्यादा के शेयर्स का मिलता है, जितना बेसिकली स्मॉल एच एन आई को मिलेगा उतना ही आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि दोस्तों जो बिग एच एन आई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हो जाती है, लेट्स से करीबन यहाँ पर आपको 15,000 करोड़ रुपए आते हुए दिखते हैं, ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए मान के चलिए कि बिग एच एन आई में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि 16 गुना टोटल मिलाकर वो कैटेगरी सब्सक्राइब होगी, और अगर उसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं मोटा मोटी, तो ये मान के चलिए 3 या फिर 4, ठीक है, 3 या फिर 4 में से एक को अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं रिटेल में अप्लाई करूं या फिर बिग एच एन आई में, रीज़न सिंपल है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे अलॉटमेंट की मेरी पॉसिबिलिटी बढ़ानी है कि या तो मैं बिग एच एन आई के अंदर अप्लाई कर देता हूं या तो रिटेल के अंदर अगर मुझे पॉसिबिलिटी बढ़ानी है, तो गो फॉर बिग एच एन आई। जिसके पास भी है बिग एच एन आई का पैसा वो बिग एच एन आई के जाइए। रीज़न सिंपल है, आपकी अलॉटमेंट के चांसेस भी हायर रहेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे विद ऑफ रिटेल, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो लगभग 2 लाख तक के शेयर्स का मिल जाएगा, तो आपके जो पैसे बनेंगे वो भी ज़्यादा बनते हुए नजर आएंगे। स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में सबसे ज़्यादा टफ रहेगा अलॉटमेंट, ठीक है। स्मॉल एच एन आई कैटेगरी को एक बार ध्यान रखिए, मिला कितना है, 450 करोड़ के आसपास, ठीक है। स्मॉल एच एन आई कैटेगरी के अंदर आप मान के चलिए पैसा आपको 6-7 हज़ार करोड़ रुपये आता हुआ दिख जाएगा। अगर 7 करोड़ रुपए आ गया मतलब 15-16 गुना सब्सक्राइब होगी, तो 15 में से एक का नंबर आएगा या 16 में से एक का नंबर आएगा, और अगर ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया तो 17-18 में से एक का आ जाएगा। बिग एच एन आई के अंदर ज़्यादा ही बढ़ गया तो 4 में से एक का आ जाएगा। रिटेल में भी पॉसिबिलिटी वैसी ही बनती हुई नजर आएगी। तो जैसा मैंने कहा, सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ रहेगा अलॉटमेंट, स्मॉल एच एन आई में। सबसे ज़्यादा आसान का रहेगा अलॉटमेंट रिटेल और बिग एच एन आई के अंदर। और शेयर होल्डर कैटेगरी का तो फायदा है ही आपके पास, जिसके पास भी शेयर होल्डर है। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा कि दोस्तों जहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस कितने ज़्यादा बनने वाले हैं। तो ये दोस्तों जो भी आपके डाउट्स थे होपफुली मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अभी भी अगर आपके और कोई क्वेश्चंस है जिसको मैंने मिस कर दिया है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट में आपको आंसर मैं उसका दे दूंगा। आप लोग कमेंट में पूछिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज अब दोस्तों कंपनी के लिए नेक्स्ट वीक डेफिनेटली गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वीक, बिकॉज पहली बात तो ओपन होगा कंपनी की, आपको एंकर बुक आती हुई देखने को मिलेगी, सब्सक्रिप्शन पे डेली वीडियोज आते हैं, तो वो सब आपको सिर्फ एक चैनल पर मिल जाता है। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।